देखो भाई बच्चों, ट्रेजरी बिल क्या होता है ये समझ लो सब लोग एक बार पहले। ये वर्ड बार बार काम आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल। इसका तो चलो तुम्हें फंडा समझा ही देता हूँ मैं। देखो, ये तो तुम पढ़ के आए हो 11th क्लास में, तुमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है। देखो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, खास तौर पे कंपनी, अगर आप कोई एक कंपनी बनाते हो या फिर आप बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मेट जिसको हम कंपनी कहते हैं, अगर आप कंपनी के जरिए बिजनेस करते हो तो कंपनी को बेटा फंड्स कहाँ से मिलते हैं? कंपनी को फंड्स बैंक से लोन लेके मिलते हैं। नंबर वन ऑप्शन ये होता है हमेशा। और अगर बैंक से लोन नहीं मिले या सफिशिएंट आपको नहीं मिल रहा है तो नंबर टू ऑप्शन आपके पास होता है कि आप स्टॉक मार्केट के जरिए कैपिटल जुटाते हो। कैसे जुटाते हो? कि जितने रुपए की आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी मनी आपको रिक्वायर्ड है, उसको स्मॉल डिनोमिनेशन के आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है? और मार्केट में वही शेयर्स को आप सेल कर देते हो, तो आप वो शेयर इशू कर देते हो, तो बदले में आपके पास वो मनी आ जाती है। क्या यही होता है? सब एग्री करते हैं इस बात से? कंपनी पैसा कैसे यस। जुटाती है? शेयर्स के जरिए जुटाती है। देखो, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। इन सबको सिक्योरिटीज कहा जाता है ना? याद रखना, सिक्योरिटी का मतलब हम कई बार क्या है, दो माइंड सेट में चले जाते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब सर सुरक्षा होती है क्या? क्या सिक्योरिटी का मतलब सर वो जो हम गिरवी रखते हैं वो होता है क्या? देखो, यहाँ पे वो दोनों ही सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी एक कैटेगरी है जिसमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, उन इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है जिनके जरिए आप कैपिटल लेके आते हो। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम सिक्योरिटी कहते हैं, जिनके जरिए पैसा जुटाया जाता है, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। तो जैसे कंपनी के लिए सिक्योरिटीज होती है, वैसे सेम फंडा गवर्नमेंट के लिए भी होता है। जो गवर्नमेंट होती है, मान लो गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट है, मान लो कि 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास पहला ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट पहले किसके पास जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी कि भाई मैनेज हो सकता है क्या, क्या हमें ये फंड अवेलेबल हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले चेक करेगा मार्केट में कि यार ये गवर्नमेंट खर्च कर देगी। देखो, गवर्नमेंट जब खर्चा करती है तो अल्टीमेटली वो मनी भी मार्केट में आ जाती है, सर्कुलेशन में। तो आरबीआई पहले चेक करेगा कि यार क्या ऐसा करना चाहिए हमें? क्या हमें डायरेक्टली मनी इशू करके गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए क्या? तो अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम ना हो और ज्यादा अच्छी कंडीशंस ना हो, तो आरबीआई फिर गवर्नमेंट से मना कर देता है। और आरबीआई एक रास्ता बताता है कि हम आपके एजेंट तो हैं ही सही, तो आप एक काम करो, आप क्यों ना सिक्योरिटीज इशू कर दो। आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए तो आप 500 करोड़ के सिक्योरिटीज इशू कर दो। और वो सिक्योरिटीज क्या होती है? उसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं, गोल्ड बॉन्ड आता है उसके अंदर, उसमें आपके ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं। अब ये ट्रेजरी बिल क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। ट्रेजरी बिल एक कीमत का एक सिक्योरिटी है। जैसे मान लो कि एक ट्रेजरी बिल है, वो है 100 रुपीज का। ये मैंने बना दिया ये ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल है और कुछ नहीं है, ये ट्रेजरी बिल। अब ये ट्रेजरी बिल एक सिक्योरिटी है बच्चों। गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है, आपको बेच रही है ना? आप ट्रेजरी बिल को खरीदोगे और बदले में गवर्नमेंट को 100 रुपए दोगे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, हम ऐसा क्यों करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसा करें क्यों? याद रखना कि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ना, उनको सेल किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। किस पे सेल किया जाता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिस्काउंट हो सकता है जैसे 10%, 5%, 20%, कुछ भी हो सकता है ना? डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल पे जो प्राइस लिखी होती है बच्चों, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और इनको इशू जिस प्राइस पे किया जाता है उसको कहते हैं इशू प्राइस। तो वो जो इशू होता है, मान लो कि 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ, तो 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ तो ये 90 रुपीज में। अब तुम सोचो, गवर्नमेंट तुमको 100 रुपए का ट्रेजरी बिल कितने में दे रही है? 90 रुपीज में दे रही है। तो तुम लोग खरीद लोगे। किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200 ट्रेजरी बिल परचेज कर लिए होंगे एज सिक्योरिटी, है ना? लोगों ने खरीद लिए। जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ट्रेजरी बिल भी खरीद लेते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पे इशू आता है इसका, है ना? तो हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद लिया। अब पता है इसका फायदा क्या है खरीदने का? अभी हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद लिया। ये ट्रेजरी बिल मान लो 3 महीने का है या 4 महीने का है या 1 साल का है। मैक्सिमम 1 साल का होता है, ये सुपर का नहीं होता। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ये, है ना? इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये मान के चलो कि मैक्सिमम 1 साल तक आप इसको रखोगे। पता है फायदा क्या होगा इसका? जब गवर्नमेंट मैच्योरिटी पर इनको मैच्योर करेगी, तो आपको पता है पैसा कितना लौटाएगी?
पूरे 100 रुपए, तो आपको फायदा कितने का हो गया बताओ? 10 रुपए का। आपने परचेज कितने पे किया था भाई? डिस्काउंटेड प्राइस पे 90 पे, और जब मैच्योरिटी पे आप इसको सेल कर दोगे तो आपको पूरे 100 मिल जाएंगे, मतलब 10 रुपए एक ट्रेजरी बिल पे आपको ज्यादा मिलेंगे। और ये सिक्योर्ड है, पैसा मिलता ही मिलता है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना। ये तो मैंने ट्रेजरी बिल का बताया। इसी तरह से गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स लेके आती है तो उन बॉन्ड्स पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, परसेंटेज फिक्स होता है, उस पर आपको मिलता ही मिलता है इंटरेस्ट। तो लोग पसंद करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेना। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता कौन है भाई? ये भी सब लोग याद रख लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने का काम आरबीआई करता है। क्या ट्रेजरी बिल समझ में आ गया सबको? यस और नो? बता दो मेरे को एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। ये एक नॉलेज वाली बात मैंने तुम लोगों को बता दी है कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। हाँ बोलो। सर इस ट्रेजरी बिल का कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो होगा ना सर? नहीं है बेटा, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, सब पॉजिटिव है। गवर्नमेंट के लिए मनी अरेंज हो जाती है, आप लोगों को रिटर्न मिल जाता है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई खराबी नहीं इसमें ना। चलो तो ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था, और तुम्हें याद होगा इसी से रिगार्डिंग हम लोगों ने पॉइंट्स भी पढ़े थे। अच्छा अब मुझे तुम लोग आंसर दे दो यार, एसएलआर तुम्हें समझना है वापस या नहीं, और एसएलआर का इफेक्ट, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सभी लोग जो बोले, मेजोरिटी जो बोलती है, एक बार चैट में लिख दो। अगर एसएलआर का फंडा वापस समझना है तो वापस समझा दूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोलो। समझा दो सर। समझाने का बोल रहे हैं। और यस, भुवन कह रहा है यस, अक्षु कह रहा है यस, और अरे भाई सभी यस बोल रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार और समझ लो, ऐसी क्या बात है। अच्छा सीआरआर तो सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो हम क्या है, सीआरआर को कई बार रिलेट कर देते हैं एसएलआर से, लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग है ना, मनी सप्लाई पे दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। देख लो एक बार, मैं पहले सीआरआर का बता रहा हूँ। देखो सीआरआर का ये है कि अगर सीआरआर को बढ़ाया जाता है, देखो अगर सीआरआर की रेट को बढ़ाया जाता है, इसका मतलब कि अब बैंक ज्यादा से ज्यादा मनी किसके पास रखेगा? रिजर्व बैंक के पास रखेगा। ठीक है, सीआरआर का मतलब यही होता है कि जो पैसा आप अपने डिपॉजिट्स का कहां रखते हो, जो अपने डिपॉजिट का पैसा आप रखते हो आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास अब आप पहले से ज्यादा रखोगे। सीआरआर बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब आप ज्यादा रखोगे। जब ज्यादा रखोगे तो आपके पास फंड कम हो जाएंगे, और जब आपके पास फंड कम हो जाएंगे तो आप लोगों को लोन कम दोगे, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और जब लोगों को लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, इफेक्ट सेम है, लेकिन याद रखना कि वो चेन में जब आप बनाओगे तो एसएलआर का थोड़ा अलग होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। एसएलआर पहली बात तो होता क्या? एसएलआर होता है कि आपकी जो लिक्विड एसेट्स हैं, जो आपकी लिक्विड एसेट्स हैं, अब देखो अभी तक हम भले बोलते आ रहे हैं डिपॉजिट्स का, लेकिन इसमें ओनली डिपॉजिट नहीं आता, इसमें तीन चीजें हैं। देखो कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, और इसका मतलब मैंने कल बताया था, अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटीज, देखो मैंने अभी तुमको ट्रेजरी बिल समझाया ना बच्चों, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक भी खरीदता है, बैंक भी परचेज करता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी परचेज करते हैं, लेकिन उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो रेगुलरली यूज करते रहते हैं। यूज कैसे करते हैं कि भाई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पे वो लोन ले लेंगे, आरबीआई के पास रख देंगे, या किसी दूसरे बैंक के पास रख के लोन ले लेंगे, या रेपो रेट पड़ी थी हम लोगों ने तो वहां पे सिक्योरिटीज को देकर के लोन ले लेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये अप्रूव सिक्योरिटीज को काम लेते रहते हैं। तो अप्रूव सिक्योरिटी ज्यादातर, याद रखना, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो है कमर्शियल बैंक्स के पास, वो ज्यादातर काम पे लगी रहती है, वो किसी ना किसी लोन को बैक करती रहती है, मॉर्गेज पे होती है अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो। लेकिन अगर बैंक के पास ऐसी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं जिनको लोन पे नहीं रखा गया है, या जिनको अभी तक आपने बिल्कुल भी बैक नहीं किया है, या फिर ये मान के चलो मॉर्गेज नहीं रखा है, तो उन्हीं को हम कहते हैं अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जिनको अभी तक क्या रखा गया है, अभी तक लोन से फ्री रखा गया है। तो ऐसी सिक्योरिटीज भी लिक्विड में काउंट होती है। ठीक है, जो हमेशा कैश में कन्वर्टेबल होती है, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो खुद कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ये तीन आती हैं लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, अकाउंटेंसी में तुमने लिक्विड एसेट पढ़ा होगा बच्चों, वहां पे लिक्विड एसेट क्या होता है? टोटल करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सबने पढ़ा होगा। वहां पे लिक्विड एसेट अलग चीज है, यहाँ पे लिक्विड एसेट अलग है। यहाँ पे लिक्विड एसेट में क्या क्या आता है बोलो? एक तो आता है कैश, एक आता है गोल्ड,
और एक आता है अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये तीनों मिला के लिक्विड होती है। अब देखो, क्या लिक्विड एसेट भी बैंक अपने पास रखता है क्या हमेशा? ये बता दो मेरे को, क्या लिक्विड एसेट भी बैंक हमेशा अपने पास रखेगा? नो इतना सर। कैश, इतना गोल्ड, नो सर। नहीं। देखो, बैंक है बिजनेस माइंडेड, वो इस पैसे को भी लगाएंगे, वो इस पैसे के बिहाफ पे भी लोन ले लेंगे या कुछ ना कुछ करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एसएलआर फ्री है। देखो, सीआरआर पे रिस्ट्रिक्शन है, वो पैसा आरबीआई के पास है, लेकिन एसएलआर तो क्या है कि बैंक अपने पास रख रहा है, रिकॉर्ड्स में रख रहा है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में कहाँ किस काम में आ रहा है किसी को पता थोड़ी ना। तो बैंक उनको भी काम में ले लेता है। तो इस पे रोक कैसे लगाई जाए और मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट होती है, इसके लिए आरबीआई ने रूल बनाया कि भाई एसएलआर को भी हम बढ़ा देंगे। देखो, एसएलआर बढ़ाने से क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, बहुत दिमाग लगाते हैं आरबीआई वाले। एसएलआर अगर बढ़ा दी जाएगी तो बच्चों, एसएलआर डायरेक्टली क्या बनाता है बताओ? लिक्विड एसेट बनाता है। अरे एसएलआर से तो लिक्विड एसेट बनती है, जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसी में से तो कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी बैंक परचेस करता है या वही बनाता है। तो एसएलआर के बढ़ने से लिक्विड एसेट्स बढ़ जाती है। अब मेरे को तुम लोग बता दो, लिक्विड एसेट को बैंक काम में ले रहा था ना, तो जब लिक्विड एसेट बढ़ेगी तो बैंक उसको अब ज्यादा काम में लेगा ना, या सौ नो? ज्यादा उसको लोन वगैरह लेने के काम में लेगा या फिर उसको मॉर्टगेज रखेगा? बिल्कुल। तो बैंक उसको लिक्विड एसेट्स को ज्यादा काम में लेगा, और जब बैंक लिक्विड एसेट्स को ज्यादा काम में लेगा तो उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड बचेंगे कम, और जब क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड कम बचेंगे तो मनी सप्लाई अपने आप हो जाएगी कम और इन्फ्लेशन आ जाएगा कंट्रोल में। इसका वाइस वर्सा आप करोगे तो वो बेटा डिक्रीज का भी बन सकता है, ठीक है। तो बहुत सीधा सा फंडा है। एसएलआर बढ़ने से क्या हो जाता है? लिक्विड एसेट बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। अच्छा, सीआरआर बढ़ने से क्या होता है? सीआरआर बढ़ने से कैश रिजर्व बढ़ जाते हैं, कैश रिजर्व बढ़ने से बैंक के फंड कम हो जाते हैं। ये बैंक के फंड कम होना यहां से बिल्कुल सेम है, यहां से सीआरआर में भी सेम है, एसएलआर में भी सेम है ना। लेकिन फंड कम क्यों होते हैं, इसका आंसर दोनों में अलग अलग है। बेटा मेरे को बताओ, सीआरआर में फंड कम क्यों हो रहे थे? क्योंकि आप वो पैसा कहां रख रहे थे? आरबीआई के पास। एसएलआर में फंड कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो लिक्विड है आप उसको काम में ले लेते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह परचेस करने की या लोन वगैरह लेने के, ठीक है। तो दोनों में फंड कम होते हैं और दोनों से ही मनी सप्लाई कम होती है, दोनों में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। लेकिन फंड कम क्यों होते हैं, बस ये चीज अलग है दोनों में, है ना। कि लिक्विड को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करने में, लिक्विड को हम खाली थोड़ा रखेंगे यार, हम सिक्योरिटीज परचेस कर लेंगे, और जैसे ही सिक्योरिटी परचेस करोगे आपका लिक्विड कम हो जाएगा, तो आपके पास मनी देने के लिए बचेगी नहीं, क्रेडिट क्रिएशन के लिए नहीं बचेगी। क्या सभी को बात समझ में आ गई बेटा? एसएलआर, यस और नो? यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। चलो ठीक है। ये मान के चलो कि तुम खुद की पीठ थपथपा लिया करो, ये बहुत डिफिकल्ट चीजें जो तुम समझ रहे हो, है ना, ये हर किसी के समझ में नहीं आती बात है ना, लेकिन अगर आपको आ रही है तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग 7th पॉइंट पे। देखो 6th पॉइंट तक बेटा क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये 6th पॉइंट तक जितने पॉइंट हमने पढ़े, जरा एक बार नाम बोलना क्या क्या पढ़े हमने। सबसे पहले बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद हम लोगों ने ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट और सीआरआर और एसएलआर। टोटल 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, जिसमें से 3 तो रेट थी, है ना, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये 3 रेट थी, और 2 इसमें रेशो है, एसएलआर और सीआरआर, ये 2 रेशो है, और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन अलग से है, ठीक है। और जो रेट हमने पढ़ी थी 3, बैंक और रेपो, उसमें से क्या है? लोन की रेट है, और रिवर्स रेपो रेट है वो है डिपॉजिट की रेट, ठीक है। ये मैंने क्लासिफाइड कर दिया बच्चों। ये कौन से मेजर्स थे जो हमने पढ़े? ये है क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, तो अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स पे, जो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली जो अफेक्ट कर सकते हैं, मनी मार्केट से खींच सकते हैं या नया डाल सकते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट जो करते हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई इसमें मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या होता है, जरा एक बार सब लोग ध्यान से समझ लेना मैं जो बता रहा हूँ। खाली पेज पे आ जाते हैं वापस। देखो बेटा, मान लो ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए का खुद का बिजनेस है, इनको चाहिए 1 करोड़ रुपीस का लोन। ये 1 करोड़ रुपीस का लोन लेने किसके पास गए? बैंक के पास गए। चलो ठीक है, ये चले गए बैंक के पास। बैंक ले लेते हैं कोई सा भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुम्हें पता है इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गए। मुझे बता दो एक बात सब लोग, क्या बैंक आपको मुंह उठा के ऐसे लोन दे देगा क्या, या बदले में कुछ ना कुछ रखवाएगा आपसे? कोलैटरल। आएगा सर। बिल्कुल, बदले में आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा, बदले में आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप बदले में कुछ ना कुछ रखोगे, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी रखना या मॉर्गेज करना, उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होगी या उसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम होगी? याद रखना बच्चों, दोनों हो सकता है, 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। जनरली जो हम देखते हैं वो होता है, जनरली 90% केस में वो 1 करोड़ से ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्यादा वाला केस ही पढ़ रहे हैं। तो ये मान के चलो कि जो सिक्योरिटी बैंक ने रखवाई है वो कितनी रखवाई है, मान लो 1 करोड़ 40 लाख। मान लो कि तुम लोन लेने गए हो 1 करोड़ रुपए का, और तुमने अपना मकान गिरवी रख दिया है जिसकी वैल्यू चल रही है मार्केट में अभी 1,40,000 रुपीज, ठीक है। करंट प्राइस के हिसाब से बैंक गिरवी रखता है, यूं नहीं 10 साल पहले की कीमत, है ना, ऐसा नहीं बोलता बैंक। बैंक बोलता है भाई आज की तारीख में क्या कीमत है इसकी, तो बैंक उस पे करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग गिरवी रखवाता है। तो मुझे बताओ कि 1 करोड़ के लोन के लिए बैंक ने आपसे कितनी सिक्योरिटी मांगी है? 1 करोड़ 40 लाख। बेटा ये तो है लोन अमाउंट, और ये है सिक्योरिटी अमाउंट या वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कहलाता है मार्जिन। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है? 40 लाख। 40,000। ये जो 40 लाख है बेटा, ये 40 ये 1 लाख 40 नहीं है, ये 1 करोड़ 40 लाख है। मैं सही लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो, 1.40 करोड़ लिख दिया मैंने, है ना। तो ये जो 40 लाख है बेटा, ये कहलाता है मार्जिन। और ये मार्जिन सर फिक्स होता है क्या? मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ बेटा, ये मार्जिन फिक्स होता है। और पता है मार्जिन की रेट तय कौन करता है? मार्जिन की रेट तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो सभी बैंक को मानना होता है। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात तुम्हें बताऊं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिन फिक्स कर दिया 40%। कितना मार्जिन फिक्स कर दिया? 40%। तो 40% मार्जिन का मतलब समझ गया तुम लोग? इसका मतलब ये है कि सामने वाला जितने का भी लोन मांगने आएगा, आप 40% का मार्जिन रखोगे, मतलब उस पर 40% बढ़ा के सिक्योरिटी लोगे। मान लो कि 20 लाख रुपीस का लोन लेने में गया हो, 20 लाख रुपीस का, और मार्जिन है 40%, तो मुझे बताओ बैंक मुझसे कितनी सिक्योरिटी मांगेगा? बताओ। 80,000। 80,000। अरे सर सिक्योरिटी 80,000। कितनी मांगेगा? अरे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तुम लोग जो निकाल रहे हो वो मार्जिन 2 निकाल लाख। रहे हो। 40। 2,80,000। क्या कर रहे हो? तुम्हारी मैथ्स बड़ी वीक है बच्चों। 20 लाख का 40% कितना होता है भाई? अरे 8 लाख होता है ना नालायकों, क्या कर रहे हो तुम लोग? 8 लाख होता है ना। तो 20 लाख का लोन लेने अगर कोई गया है और मार्जिन की रेट तय कर रखी है 40%, तो पता है एसबीआई वाले आपसे कितनी सिक्योरिटी मांगेंगे कि 20 लाख के लोन के बदले में आप रखो हमारे पास 28 लाख। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रिपीट करूं? आ रही है सर। मार्जिन निकाला जाता है लोन के अमाउंट पे। लोन का अमाउंट कितना है बोलो? 20 लाख है ना, तो 20 लाख का 40% है ना, तो 40% आरबीआई ने कहा कि आपको लोन के अमाउंट का 40% मार्जिन रखना है। मार्जिन का मतलब आपको ज्यादा, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं बैंक? कोई बताएगा मेरे को ये मार्जिन क्यों रखते हैं बैंक? बाद में दिए नहीं तो इंटरेस्ट के कि सर नाम आएंगे। नहीं नहीं बेटा, वो रीजन नहीं है, है ना। तो आपके पास चलो मार्जिन मत रखो, आप 20 लाख का रख लो। आप 20 लाख का लोन लेने के बदले में 20 लाख की सिक्योरिटी रखवा लो, आपका लोन तो फिर भी चुक जाएगा। लेकिन आप क्यों ऐसा करते हो कि ज्यादा का रखवाते हो? मार्जिन क्यों रहता है? बताओ भी रीजन। सर क्योंकि उसे चीज वापस भी गेन करनी होती है, उसे वापस भी लेनी होती है लोन चुकाने के बाद। नहीं, ये भी रीजन नहीं है बेटा। बेटा रीजन बड़ा सर इजी उसका है इंटरेस्ट निकल जाएगा सर। बेटा, सर इंटरेस्ट की बैंक बात को भी नहीं है। प्रॉफिट कमाना होता है। सुनो सुनो सुनो, ये सारे तर्क गलत है। बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है इसका। देखो ये जो 28 लाख है जिसमें मार्जिन वगैरह आपने लगाया है, मकान की कीमत अभी जितनी भी चल रही है, मेरे को ये बताओ ये तय कैसे हुआ? मार्केट प्राइस से हुआ ना। तो मार्केट प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मान लो आपने जो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी है, इमेजिन करो उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है, इमेजिन करो उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है, तो अगर बैंक आपसे लोन जितना दे रहा है उतनी ही सिक्योरिटी अगर रखवाएगा ना, और अगर उस सिक्योरिटी में जो आपने बदले में रखा है कोई एसेट है, जैसे बिल्डिंग है या ज्वेलरी है, जैसे ज्वेलरी आपने रखी, गोल्ड की प्राइस कम हो गई,
अब अगर ये कम हो जाती है और मान लो ये 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी आपने रखी है 1 करोड़ के लोन के बदले में, ये रह गई मान लो 80 लाख की, प्राइस बहुत कम हो गई और आप लोन देने से मना कर देते हो, मतलब चुकाने से वापस मना कर देते हो, तो बैंक आपकी एसेट को मार्केट में बेचने जाएगा। तो पता है बैंक को कितने मिलेंगे? सिर्फ बैंक को सिर्फ मिलेंगे 80 लाख। बैंक को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, मेरे को बताओ, यस और नो। यस सर। अगर सिक्योरिटी sir. की अगर सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस कम हो जाती है, जो कि संभावना हमेशा होती है, ऐसा हो सकता है, तो बैंक को हमेशा इससे नुकसान हो सकता है। तो बच्चों याद रखें कि सिक्योरिटी इसीलिए हमेशा ज्यादा प्राइस की ली जाती है और मार्जिन हमेशा तय करता है आरबीआई मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के। मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो मार्जिन ज्यादा रखा जाएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, प्राइस हो सकता है बहुत कम हो जाए, है ना। इसीलिए 1 करोड़ के लोन के बदले में आपसे वो कितना ले लेते हैं? 1 करोड़ 40 लाख। तो अगर प्राइस कम भी होती है तो वो 40 लाख कम होगी, और अगर कम होते होते मान लो वो 1 करोड़ तक भी पहुंच जाती है तो भी बैंक कभी भी रिकवर कर सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी ही 1 लाख की रखवाओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलो ये तो मैंने मार्जिन का तुम्हें मतलब समझाया। पहले तो ये बता दो, मार्जिन का मतलब सबको समझ में आ गया क्या? ये सुनो, यस और नो? अरे लोन का अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं मार्जिन। एक सेकंड बच्चों, शायद 1 मिनट। अच्छा मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? कुछ कनेक्शन इशू आया था बीच में भी। यस सर, अब आ रही। यस सर। हाँ तो बच्चों ये बहुत सीधा फंडा है यार। जितने का लोन लेने जाते हो आप, उस लोन के बदले में बैंक कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है, तो वो गिरवी कितने की चीज आप रखते हो वो हमेशा लोन से ज्यादा होती है। तो वो लोन से कितनी ज्यादा है? मैं 1 लाख रुपए का लोन लेने गया और बदले में 1,20,000 की चीज रख के आया, तो वो जो 20,000 की चीज ज्यादा रख के आप आए हो ना, है ना, सिक्योरिटी की जो वैल्यू ज्यादा है ना, उसी को कहते हैं मार्जिन। ठीक है, पहले तो ये बता दो मेरे को, मार्जिन समझ में आ गया क्या सबको? यस और नो? यस यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों ये मार्जिन क्या लोन लेने की इच्छा को अफेक्ट करता है क्या? मान लो अभी मार्जिन चल रहा है 20% और इसके अकॉर्डिंग लोग लोन ले रहे हैं। लोगों को पता है कि यार हम जितना लोन लेने जाएंगे उससे 20% ज्यादा प्राइस का हमें क्या रखना होगा, उससे 20% ज्यादा प्राइस का हमें रखना होगा मोर्टगेज। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो आरबीआई इस मार्जिन रेट को बढ़ा करके कर देता है 40%। मुझे बताओ क्या लोग लोन लेना इससे कम कर देंगे क्या? Yes, sir. बिल्कुल कर देंगे। पता है क्यों करेंगे? अरे यार जरूरी थोड़ी ना है, मेरे को बताओ, मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, 120 तो मेरे पास चलो एसेट थी, जरूरी है क्या मेरे पास 1,40,000 की एसेट हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास मार्जिन बढ़ने की वजह से उतने की वो सिक्योरिटी ना रख पाए। तो लोग मार्जिन के बढ़ने से, जनरल परसेप्शन है कि मार्जिन के बढ़ने से लोग लोन लेना कम कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्जिन बढ़ाता है आरबीआई, अब ये मत बोलना कि आरबीआई बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक क्यों मानेगा, वो पिताजी हैं, पिताजी की बात हमें माननी पड़ती है। आरबीआई बोलता है इतना मार्जिन तो उतना ही मार्जिन, उतना रखना ही पड़ता है आपको, है ना। आरबीआई कभी भी चेक कर लेगा आके, वरना आपके नुकसान की आप खुद भरपाई करो, फिर ले लो कम सिक्योरिटी, है ना। तो मार्जिन की रेट तय करता है आरबीआई, ओके। इसीलिए ये भी आरबीआई का एक क्रेडिट कंट्रोल करने का टूल है कि भाई मार्जिन की रेट बढ़ा दो, और मार्जिन की रेट बढ़ाने से क्या होगा, लोग लोन लेना कम कर देंगे। लोन लेना कम कर देंगे तो मार्केट में मनी की कमी हो जाएगी, और जब मनी कम हो जाएगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर उल्टा करना हो आपको तो मार्जिन कम कर दो। मान लो 30 चल रहा है, आपने इसको 10 कर दिया। मार्जिन कम कर देने से क्या होता है कि लोग लोन लेने के लिए उत्साहित होते हैं, ज्यादा लोन लेते हैं लोग, और जब लोग ज्यादा लोन लेंगे तो मनी बढ़ जाएगी मार्केट में, और मनी बढ़ने की वजह से डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, सस्ताई कम हो जाती है, मतलब थोड़ी महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। पहले तो मेरे को बता दो सब लोगों को पॉइंट समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, फटाफट देख लो, देखो इसको। हाँ भाई बोलो। सर मार्जिन किससे बढ़ने या घटने से एक एसेट के मार्केट प्राइस पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या सर? नहीं बेटा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, है ना, कोई लिंक नहीं है उसका। मार्केट प्राइस फिक्स होने के, डिमांड सप्लाई की पावर से किसी भी कमोडिटी की मार्केट प्राइस तय होती है। कि कोई भी कमोडिटी मार्केट में सेल कितने पे होगी वो उसकी मार्केट प्राइस होती है, और ये मार्केट प्राइस तय किससे होती है?
डिमांड सप्लाई की पावर से, है ना। अभी चिंता मत करो, हम अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे, अगला तो नहीं, देखो यार अगर मेरा मूड चेंज हो जाए तो, अगर मेरा कल तक मन किया तो हो सकता है कि मैं यूनिट नंबर 3 भी स्टार्ट कर दूं, 12 नंबर की एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड, है ना, डिपेंड करता है ना। और अगर मन नहीं किया तो फिर मैं वही पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट पढ़ाऊंगा, कल ही पता लगेगा आप लोगों को, है ना, क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता, उसमें ये डिटेल में तुम्हें सब नॉलेज मिल जाएगी, टेंशन ना ले कोई भी, है ना। चलो 7th पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, मार्जिन। एक बार जरा इसकी लैंग्वेज पढ़ लो बच्चों, क्या लिखी है। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, बेटा किसके बीच का डिफरेंस बोलो, करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, मतलब ये वो जो आप गिरवी रख रहे हो उसकी वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, जो लोन आपको दिया गया है उसकी वैल्यू, और सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड। और ये मार्जिन रिक्वायर्ड तय कौन करता है भाई, ये भी सब लोग याद रखें, मार्जिन रिक्वायर्ड तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिन रिक्वायर्ड तय करके कंट्रोल कर लेता है मनी सप्लाई पे, कैसे, बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स द रिजर्व बैंक कैन अल्टर द अमाउंट ऑफ लोन मेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज बाय द बैंक, ठीक है। याद रखें, लोन अमाउंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है मार्जिन, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूं मनी सप्लाई पे इंपैक्ट कैसा है इसका, तो मनी सप्लाई पे इसका इंपैक्ट है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है बच्चों, याद रखना। जैसे अभी जो हमने 6 पॉइंट पढ़े थे उनका इंपैक्ट कैसा था, डायरेक्ट था, इसका इनडायरेक्ट है, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है। चलो एक बार ये पढ़ लो, मैंने लिखा भी है। अगर मार्जिन बढ़ जाता है तो लोन की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, लोन की डिमांड कम होते ही मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होते ही इन्फ्लेशन आ गया कंट्रोल में, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका 7th पॉइंट। क्या सबको ये क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, यस और नो, यस सर, ठीक है। यस यस सर। सर। 8th पॉइंट पे आ जाते हैं, छोटा सा पॉइंट है, फटाफट समझ लें। और एक और टर्म मैं यहाँ पे बताऊंगा जो राशनिंग से ही मिलती जुलती है, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना, और एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। वैसे ये तुम बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ रहे हो, है ना, एग्जाम में कुछ भी आ जाए यार तुम सब कर दोगे। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग क्या होती है भाई, ये वर्ड कई बार हमें कंफ्यूज करता है। राशन क्या होता है, किसी भी चीज की राशनिंग करना। देखो अगर मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, अगर मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं तो मैंने सिर्फ उसमें से 2 खा ली, और मैंने ये बोला कि 8 चॉकलेट्स को मैंने राशन कर लिया। राशन समझते हो क्या होता है, राशनिंग कर दी मैंने, क्या होता है इसका मतलब, बचाना, सेव, बेटा उसका फ्यूचर यूज क्या होगा ये तय कर देना। 10 में से 2 मैं खाऊंगा, अब बचिए 8, इसमें से 3 मेरा भाई खाएगा, है ना, उस फिर बचती है 5, 5 में अपने फ्रेंड्स को, जब मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो एक एक सबको दूंगा। ये मैंने कर दी राशनिंग। मतलब पहले से प्लान कर लेना कि इस चीज को मैं कहां कितना यूज करूंगा। बच्चों सेम चीज क्रेडिट में भी होती है कि जितना क्रेडिट आप क्रिएट कर सकते हो उसकी आप प्लानिंग कर लेते हो। बैंक पहले से प्लानिंग कर देता है। क्या प्लानिंग करता है कि भाई इसमें से इतना लोन हमें इनको देना है, इतना लोन हमें इनको देना है। पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, ये वर्ड याद रखना, बिजनेस एक्टिविटी, कि भाई हम अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी के लिए अलग अलग कोटा बना देते हैं कि भाई किस एक्टिविटी के लिए कितना लोन हमें देना है, कितना क्रेडिट हमें देना है। एक कोटा बना दिया, ये अमाउंट में होता है कि भाई इस बिजनेस एक्टिविटी के लिए इतना ही देना है, इसके लिए इतना देना है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से पता है बच्चों क्या होगा, जिस बिजनेस एक्टिविटी में पर्टिकुलरली मनी की रिक्वायरमेंट है ना, पैसा सिर्फ वहीं जाएगा। देखो मनी की डायरेक्शन, ये मनी है, मनी की डायरेक्शन अभी सीधे लोगों तक होती है ना। जब लोन दिया जाता है तो कोई भी लोन ले लेता है, लेकिन बच्चों अगर आप इसमें प्लानिंग कर लो कि यार ये तीनों को लोन नहीं देना, ये पर्टिकुलर जो बिजनेस एक्टिविटी है इनको हमें ज्यादा लोन देना है और इन दोनों को हमें कम लोन देना है, तो बच्चों ये हो जाती है राशनिंग। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है इस बिजनेस एक्टिविटी को मोर रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा जरूरत हो, और इन बिजनेस एक्टिविटी को कम रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसा प्लान करके, राशनिंग करके भी आप मनी सप्लाई को कंट्रोल में ला सकते हो। क्योंकि बेटा देखो, मनी सप्लाई को पूरे मार्केट से कम कर देना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जरूरतमंदों को पैसे की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है।
इंडस्ट्रीज वगैरह में पैसा हमेशा चाहिए होता है, तो आपको उनको लोन देना चाहिए। आप डायरेक्ट पूरी मनी सप्लाई कम कर दोगे वो भी ठीक नहीं है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये कोटा तय कर देना होगा कि हमें इस बिजनेस एक्टिविटी के लिए इतना क्रेडिट अवेलेबल रखना है, इनको इतना ही लोन देंगे। और क्या उस कोटा से ऊपर, जैसे मान लो किसी एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए 20 करोड़ फिक्स कर दिए एक बैंक ने कि 20 करोड़ हमारे पास है, सिर्फ इतना लोन हम देंगे, इससे ज्यादा अगर बचेगा तो मतलब इससे ज्यादा अगर लोग मांगते हैं तो हम नहीं देंगे, हमारा कोटा फिक्स है। तो अगर ज्यादा लोग मांगने आते हैं 20 करोड़ से तो हम नहीं देंगे लोन, ठीक है, हमने फिक्स कर दिया, राशन कर दिया क्रेडिट का। ऐसा करने से फायदा क्या होता है बच्चों? ऐसा करने से फायदा होता है कि जिन एक्टिविटीज में मनी रिक्वायर्ड है वहां पहुंच जाती है और मनी सप्लाई भी हो जाती है, मनी सप्लाई कंट्रोल भी हो जाती है ना, आपको तकलीफ भी नहीं होती। और दूसरा, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जो है उनको कंट्रोल करने के लिए ये राशनिंग की जाती है। अब स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज कंट्रोल कैसे? देखो भाई, तुम लोग मेरे को आंसर देना, तुम ही लोग जवाब देना। मैं करता नहीं हूं ऐसा, लेकिन तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं ड्रीम 11 पे टीम बनाता हूं, सट्टेबाजी होती है, तुम सबको पता है ये बात, है ना, पैसा लगा के ज्यादा जीतते हैं, स्पेक्युलेशन एक्टिविटी। देखो बहुत सीधा फंडा है, मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास मनी नहीं है लेकिन मेरे पास माइंड बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त दिमाग है क्रिकेट के मामले में। तो मैं क्या करता हूं, और मेरी 1-2 बार पहले रैंक भी लग चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ड्रीम 11 पे पैसा लगाना। तो मैं क्या करूंगा, बैंक में जाऊंगा और बैंक में जाके मैं ट्राई करूंगा लोन ले लेता हूं। एक मैं पहुंचा बैंक में लोन लेने के लिए क्योंकि मुझे स्पेकुलेशन करना है, और एक बैंक में लोन लेने के लिए कोई बेचारा एक किसान गया है, एक किसान बैंक में लोन लेने गया। चलो मैं अमाउंट भी बोल देता हूं, मान लो मैं बैंक में लोन मांग रहा हूं 20 लाख का, और एक किसान बैंक में लोन मांगने गया है और वो किसान मान रहा है, मान लो कि 40 लाख रुपीस का लोन वो ले रहा है आपसे, है ना, एक फार्मर है जो लोन लेना चाहता है। मुझे ये बताओ कि किसको लोन मिलना चाहिए कायदे से? फार्मर। फार्मर को मिलना चाहिए। फार्मर। प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? फार्मर को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसकी एक्टिविटी प्रोडक्टिव है। क्या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए बैंक को लोन देना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे? नहीं। इसीलिए अगर, अब देखो स्पेकुलेशन में सिर्फ यही नहीं आता, शेयर मार्केट भी स्पेकुलेशन में आता है। तो अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना है, तो वो राशनिंग कर देंगे कि भाई आपसे पर्पस पूछा जाएगा कि आप कौन सी एक्टिविटी के लिए लोन ले रहे हो। अगर आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए लोन ले रहे हो तो आपको लोन कम दिया जाएगा या लिमिटेशन में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली जिस एक्टिविटी के लिए राशन किया गया है, अगर जिसके लिए कोटा फिक्स किया गया है, अगर उसके लिए आप लोन लेते हो तो वो लोन आपको बहुत आसानी से इजीली मिल जाएगा। पहले तो ये बता दो, राशनिंग का मतलब सबको समझ में आ गया क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार जरा पढ़ के देख लेते हैं बच्चों, इसको एक बार पढ़ो। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास। बेटा राशनिंग का मतलब क्या होता है? आप जितने का लोन दे सकते हो ना, क्रेडिट लिमिट आपकी जितनी है उसका कोटा फिक्स कर दो, लिमिट तय कर दो। कोटा मतलब होता है लिमिट फिक्स कर दो, है ना, लिमिटेशन कर दो। फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए अलग अलग कोटा फिक्स कर दिया। जैसे मैंने फार्मिंग के लिए ज्यादा कोटा फिक्स किया है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के लिए बहुत कम फिक्स किया है। ठीक है, तो राशनिंग पे ज्यादा मिल जाएगा और स्पेकुलेशन पे लेना जाओगे तो कम मिलेगा। और इससे पता है फायदा क्या है? जहां जाना चाहिए वहां मनी जा रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, जहां जाना चाहिए वहां जा रहा है, मनी सप्लाई है, लेकिन साथ ही साथ वो कंट्रोल भी हो जाएगी क्योंकि स्पेकुलेशन पे आपने रोक दिया उसको। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। जब क्रेडिट सप्लाई को चेक कर रहा हूं कि भाई बैंक लोन कितना दे रहे हैं, और वो भी लोन खासतौर पे किस एक्टिविटी के लिए? स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए बैंक कितना लोन दे रहे हैं, और ज्यादा दे रहे हैं तो फिर भैया ये टेंशन की बात है। अगर आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए लोन ज्यादा देते हो तो ये तो प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, क्योंकि स्पेकुलेशन से क्या होता है, पैसे से पैसा बनता है, या तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा या फिर आपको फायदा हो जाएगा। फायदा होते ही वो अनप्रोडक्टिवली वो पैसा आपका बढ़ जाता है, अनप्रोडक्टिवली। स्पेकुलेशन इज अ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, उसमें आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं देते हो सोसाइटी को, या फिर आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, अनप्रोडक्टिव चीज है, तो वो इन्फ्लेशन को लेके आता है। याद रखना, स्पेकुलेशन ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन को लेके आता है।
तो उसको कंट्रोल किया जाना जरूरी है, इसलिए कोटा फिक्स करते हैं, है ना। द आरबीआई फिक्सेस क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, द कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स, जो लिमिट तय कर दी ना उससे ज्यादा का लोन ये दे ही नहीं सकते, कोटा फिक्स हो गया, उससे ऊपर का लोन नहीं दिया जाएगा। आगे पढ़ो। दिस रेस्ट्रिक्ट्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, इससे जिनके जरूरतमंद जो लोग हैं उनके पास मनी जानी चाहिए, जाती है, लेकिन जिनके पास नहीं जानी चाहिए उनके पास नहीं भी जाती है, और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। बता दो भाई, क्या राशनिंग का मतलब सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अब इसी से एक मिलती जुलती टर्म है, एक मिनट में टर्म का नाम भूल गया, पता नहीं क्या नाम था उसका, एक मिनट में बुक में चेक कर लूं, वो भी तुम्हें समझा ही देता हूँ हैंड टू हैंड, लिखा नहीं है मैंने उसको, लेकिन बस मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सेलेक्टिव बैंकिंग या सेलेक्टिव क्रेडिट, क्या था? Credit control. Selective credit control. सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या ओके, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर राशनिंग और इसका मतलब एक ही है। नहीं बच्चों, राशनिंग में उसमें फर्क है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मुझे कौन बताएगा भाई, एक बात बता दो कि हमारे इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं? Four. कौन कौन से? Household government, Government. और producer. ओके, इसमें से प्रोड्यूसर सेक्टर के भी सेक्टर्स होते हैं, मैंने बताया। अच्छा एक काम करो बच्चों, हाँ मीटिंग खत्म होने वाली है, फटाफट सब लोग जाके वापस आ जाओ, फटाफट जल्दी रिज्वाइन करें, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी आ जाओ।